किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। से पहले उसके ऊपर आता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो वित्त मंत्री महोदया ने ये मुद्दा सामने रखा है, शायद इसकी अंदर की जो डिटेलिंग्स है अभी तक नहीं हुई है। और एक अंग्रेजी एडेज है, एक अंग्रेजी कहावत है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो भी कुछ बदमाशियाँ होती हैं, वो जब उसका हम विस्तारण करते हैं, उसको खुलासा करते हैं, उसके अंदर की जाती हैं, तो शायद वो होना बाकी है। और इसीलिए मैंने मोहन भाई से और योगेश जी से ये प्रस्ताव रखा है कि हम सब मिलके आज के इस वेबिनार का रेफरेंस देते हुए कुछ राज्य सरकारों के लिए या केंद्र सरकार के लिए एक मसौदा पत्र तैयार करके, शायद 2 पेज का एक मसौदा पत्र तैयार करके भेज सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा आउटपुट हो सकता है और मैं प्रयास करूँगा कि हम इसको पूरी तरीके से पुश करें। तो एक तो ये था। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं, तो अब की बार ऐसा लगता है मुझे कि ये शासन, ये सरकार शायद ज़्यादा कमिटेड है, क्योंकि ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मंडी एक्ट है या जो एपीएमसी जिसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये आम तौर पर सहकारी समितियां होती हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है और इनका चुनाव उत्पादक कृषकों के द्वारा किया जाता है, किंतु इसके अंदर व्यवसायी, व्यापारी और अन्य वर्ग जो भी उस कृषि व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वो भी उसके अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। और परिणाम स्वरूप ये मंडियां या तो बड़े किसानों के शिकंजे में होती है या ज्यादातर ये उन व्यवसायियों के शिकंजे में होती है। कुछ वर्ष पहले, 15-18 वर्ष पहले, एक मॉडल एपीएमसी एक्ट केंद्र सरकार ने जारी किया था और सभी राज्यों को दिया था। हमको यहाँ ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि ये कृषि का मुद्दा समवर्ती सूची का मुद्दा है हमारे संविधान का। जैसे आप जानते हैं, कुछ राज्यों के विषय होते हैं, कुछ केंद्र सरकार के विषय होते हैं संविधान में, और तीसरी एक सूची होती है जो समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसके अंदर कुछ राज्य भी करते हैं और कुछ केंद्र भी करता है। तो ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट में कृषि के आने से ये दुविधा हमेशा उत्पन्न होती रही है। पर इस बार जो मेरा ऐसा मानना है, और प्रधानमंत्री जी का मंतव्य और वित्त मंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, उससे लगता है कि उस एक्ट को रिफॉर्म करके वो अब अनिवार्यता के ऊपर ले जा रहे हैं। शायद कुछ राज्यों से इसके बारे में विरोध के स्वर सुनने को मिले, किंतु वर्तमान जो आर्थिक स्थिति नजर आती है, जो इस कोविड और इसके पश्चात का जो आर्थिक संकट नजर आता है, उसमें राज्यों के सामने शायद बहुत बड़ी चॉइस नहीं होगी। और इसी का फायदा उठाकर, इस कमजोरी का फायदा उठाकर एक बड़ा रिफॉर्म किया जा सकता है, ऐसी मान्यता मेरी है। और इस एक्ट के पास होने का मतलब ये होगा कि ये जो निजी मंडियों की अवधारणा की जा रही है, इसका विस्तार से अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। निजी मंडियों के बारे में मध्य प्रदेश ने पहले प्रयोग किया था। कुछ लोगों को एक स्थान से लगा के अनेक स्थानों तक के लाइसेंसेस जारी किए थे। उन्होंने ये कहा था कि निजी क्षेत्रों के अंदर भी वो अपने यहाँ पर उसकी खरीदी फरोख्त कर सकते हैं। मुझे याद है 2007 में मैं अक्सर योगेश जी को साथ में लेकर बहुत सारे सोयाबीन ऑयल प्रोसेसर्स के पास में जाया करता था कि हम सीधे उनको कैसे बेच सके। बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जैसे कि रुचि सोया एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, विम्पी एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री, या आईटीसी हुआ करती थी, या गेहूं के लिए आटा बनाने के लिए जो लोग हुआ उसमें हुआ करते थे, वो होते थे। और हमारा प्रयास होता था, क्योंकि उस समय भी इस तरीके की कुछ हद तक मध्य प्रदेश शासन ने शुरू से, मुझे याद है कि उस मॉडल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एक्ट को पूरी तरीके से अपना आत्मसात किया था। और सबसे रिफॉर्म्ड एक्ट आज भी मुझे मध्य प्रदेश का ही लगता है। पर ये जो नई शुरुआत होने वाली है, इसके अंदर एक बड़ी जो भूमिका आने वाली है, वो आएगी आई माई की। जो मैंने आई माई आपसे कहा, मेरे लिए तो आई का मतलब माँ भी है और माई का मतलब माँ भी है, पर यहाँ मेरा मतलब है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और MI मतलब मार्केट इंटेलिजेंस।
ये दोनों चीजों की कमी के चलते न तो किसानों के पास में इस बात की सूचनाएं पहुंच पाती है, न निजी क्रेताओं के पास में, प्रोसेसर्स के पास में इस तरीके की सूचनाएं पहुंच पाती है कि किस जगह कहाँ कौन सा उत्पादन किस गुणवत्ता का उपलब्ध है। कृषि के सारे उत्पादन प्रणाली जो है वो समयबद्ध होती है, और इसलिए शायद हमने आज तक कृषि के अंदर ईआरपी तरीका, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तरीके टूल का भी इस्तेमाल अब तक नहीं किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा समाचार पत्रों में एक और बात थी, और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि यदि अब किसानों को किसी भी प्रकार के उत्पादन लगाने होंगे तो उनको राज्य शासन से उसके लिए आवश्यक एक किस्म का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। मैं इसको कोई लाइसेंस नहीं कहता हूं, मगर ये प्रणाली लागू करना होगी। अगर आप चीन का उदाहरण देखें, और चीन की कृषि व्यवस्था मेरे अध्ययन का लंबे समय से विषय रहा है, कारण मेरे एक मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर वीएन राय, जिनके साथ में मेरा बहुत व्यक्तिगत स्तर के ऊपर बहुत बड़ा खिंचाव रहा है, और उसके बावजूद भी वो चीन के प्रति हमेशा बहुत झुकाव रखते थे, और अक्सर किसी न किसी व्यवसायी को, अगर उनको प्रोफेशनल को अगर उनको नीचा दिखाना हो तो वो चीन की बातें पूछते थे। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति होता था कि मैंने उनकी इस कमजोरी को पकड़ लिया था, और मैं चीन की कृषि व्यवस्था के बारे में उस दौरान में बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, और वो एक बात पूछते थे तो मैं उनको 25 बोल देता था, और उनकी उस आदत को ही मैंने खत्म कर दिया था कि वो पूछना ही बंद कर दिया था उन्होंने। तो मुझे मालूम है कि चीन के अंदर विलेज टाउन काउंसिल्स हुआ था, वीटीसीज हुआ करते हैं, विलेज एंड टाउन काउंसिल्स कहा करते हैं, और वहां पर जैसे आपने देखा होगा अफीम के क्षेत्रों में या गांजा के क्षेत्रों में, या जो नार्को क्रॉप्स, नशीली पदार्थों की फसलें होती है, भांग होती है, मारिजुआना होता है, इस तरीके की फसलों के लिए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक लाइसेंस जारी किया जाता है। ठीक उसी तर्ज के ऊपर ये अनिवार्य करने जा रही है तेलंगाना सरकार कि कौन सा किसान किस खेत के ऊपर कितने भाग में किस प्रकार की फसल लेगा, उसको उसके लिए उसका एक छोटा सा अनुमोदन अपनी स्थानीय समिति से प्राप्त करना होगा। आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 6 उप समितियों का प्रावधान करने का 73वें संशोधन में संविधान में कहा गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण उप समिति होती है वो कृषि एवं कृषि व्यवसाय विपणन समिति होती है, जिनका संचालन आज तक देश भर में किसी भी जगह नहीं हुआ। मुझे याद है इंडिया कनाडा एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ में एक प्रयोग करते हुए हमने पंचायती राज का एक छोटा सा परियोजना चलाई थी बाग में और धार में, मोहन जी को जरूर से भी पता होगा, और हम पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट के अंदर काम करते थे। उस समय में भी इस प्रकार की समितियों के बारे में हमने विचार किया था। तो ये जो मॉडल एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म की बात आ रही है, इसके डिटेल में जाने पर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे मार्केट इंटेलिजेंस, मुझे फेयर एवरेज क्वालिटी के वेल डेवलप्ड पैरामीटर्स, जिसकी जिम्मेदारी शुरुआत में डीएमआई, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस को दी गई थी। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पास में ये दी गई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बाद में एक इंडिया स्पेसिफिक गैप, जीएपी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एक बहुत बड़ा मैनुअल जारी किया। उसके बाद में हमने हमारे यहाँ पर एसएफएसी को एक जिम्मेदारी दी गई, एपीडा को एक जिम्मेदारी दी गई, और एपीडा के माध्यम से उन्होंने जैविक खेत उत्पादों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था तो एनपीओपी के अंतर्गत जारी की, और बाद में हमारी लड़ाई के बाद में एक समानांतर व्यवस्था पीजीएस सिस्टम की लागू की। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसकी व्यवस्था के संचालन के लिए जो आवश्यक टूल्स होते हैं मार्केट इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, उनकी हमारे पास में शुरुआती दौर की तैयारियां हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे राज्यों के कृषि विभाग, हमारे कृषि सेवा केंद्र, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे आईसीआर के तमाम सारे अनुसंधान केंद्र, हमारे कृषि विश्वविद्यालय और हमारे कृषि महाविद्यालय आज भी उन सब तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से जोश में नहीं है। आप जानते होंगे कि हम 1983 के अंदर ही हमने कोडेक्स एलिमेंटेरियस
यानी कि ये वैश्विक खाद्य कानून को हमने अपना लिया था 1983 में। जिस समय मैंने मास्टर्स डिग्री पास किया था, उस समय हिंदुस्तान विश्व का तीसरा सिग्नेटरी था और विश्व के 183 देश कोडेक्स एलिमेंटेरियस के सिग्नेटरी हैं। उसके अंतर्गत ये एक वैश्विक कानून है और समस्त प्रकार के खाद्यान्नों के गुणवत्ता को, उनकी सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी इंश्योरेंसेस को, उनको ध्यान में रखने के लिए ये कानून है। हमारे यहाँ नेशनल कॉन्टेक्ट पॉइंट NCCP का प्रावधान है। देश में NCCP नाम का एक संगठन, एक संस्थान है, मगर हम में से कितने लोगों को ये मालूम है कि वो काम करता है। उसके बाद हम WTO में आए तो हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए। हमने उसके बाद में टेरिफ कंट्रोल के ऊपर साइन किए। तो आप देखेंगे कि वैश्विक कानून से लगा के राष्ट्रीय कानून से लगा के राज्य स्तर और उसके स्थानिक स्तर तक की सारी व्यवस्थाएं हैं। दुर्भाग्य ये है कि कृषि के विषय को आज भी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज कौन सा लगाना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए तक सीमित कर दिया, जबकि उन्नत कृषि का मतलब तकनीक नहीं है। उन्नत कृषि का मतलब है उन्नत तरीकों से कृषि के व्यवसाय का निष्पादन करना, उसका संचालन करना। वो आज तक हम नहीं कर पाए हैं। मुझे पिछले साल एक अवसर मिला था, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना थी और उसका मसौदा प्रस्ताव वहां की हमारी जो उस समय लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, उनके लिए, ताई के लिए मुझे एक प्रस्ताव बना के देना था और मैंने बड़ा विस्तृत प्रस्ताव बना के दिया था और मैंने ये कहा था कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की ना होके वो एग्री बिजनेस की यूनिवर्सिटी होगी। और उसके अंदर इसी तरीके के मैंने 70 विभिन्न प्रकार के मुद्दों के केंद्र स्थापना की और उसके अंदर निजी संगठनों के, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से इस तरीके की व्यवस्था के संचालन को हमने आगे रखा था। मैं मोहन भाई को, मैं योगेश जी को, आप सभी को, सुनील भाई को और जो इंटरेस्टेड है उन सभी लोगों को वो मसौदा पत्र भी आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि उसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके के एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स की बात अभी शुरुआत की है और अब की बार शुरुआत की है स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, अब की बात शुरुआत की है स्वयं वित्त मंत्री जी ने, और इन लोगों के शक्तिशाली नेतृत्व में ये अवसर है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो हम जितने ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे इस विषय के अंदर, हमारी सूचनाएं जितनी ज्यादा ताकतवर होंगी, हम उस तरीके से सरकार के हाथों को मजबूत कर पाएंगे। मोहन जी ने ठीक कहा कि आलोचना करना आसान है, किंतु हम आलोचना के लिए नहीं हैं, हम सकारात्मक कदम को उठाने के लिए, सरकार को नई व्यवस्था का स्थापना करने के लिए उनके साथ कदम से कदम तालमेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मुद्दा मैंने आपके सामने रखा। दूसरा मुद्दा जो रखा है वो रखा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को परिवर्तित करने का। मेरा ऐसा मानना है कि ये अमेंडमेंट आने वाला है। ये 1976 का एक्ट है और उसके 1956 का एक्ट है और उसके साथ साथ जोड़ के देखा गया है पैकेज कमोडिटीज के ऊपर, वेट्स एंड उसके ऊपर भी एक मुद्दा रखा गया है और इसीलिए उसको भी साथ में 1977 के उस एक्ट को भी साथ में रखते हुए शायद अनकरीब कोई अध्यादेश के माध्यम से या जब संसद कार्य करेगी तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को परिवर्तित किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और इस संशोधन के अंतर्गत ये जो होर्डिंग यानी कि माल को संग्रह करके छुपा लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे, वो हमारे को खत्म करने होंगे। और इसलिए इसको दो चीजों को एक साथ मिला के पढ़ा जाना चाहिए कि यदि हम मॉडल एग्रीकल्चर एक्ट को लाते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट को लाते हैं, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत हमने वो जो ड्रेकोनियन प्रावधान रखे थे, यानी कि रुकावट पैदा करने वाले, यानी बेड़ियों में बांधने वाले प्रावधान रखे थे, उन बेड़ियों के बांधने वाले प्रावधानों को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। मैं हमेशा से
हर प्रकार की बेड़ियों को तोड़ने का समर्थक रहा हूं। आज मैं ये पढ़ रहा हूं तो अनशेकलिंग फार्मर्स, इसके अंदर भी वित्त मंत्री महोदया ने लिखा है अनशेकलिंग, यानी कि बेड़ियों से मुक्त करने की बात कही है, और ये सबसे स्वागत योग्य है। तो मुझे लगता है कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जब प्रावधान आता है तो उसके संशोधनों को हमको पढ़ना होगा, और इसके साथ हमको जोड़ के एक और देखना होगा जो FSSAI है, फूड एंड सेफ्टी सैनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको भी हमको इसके साथ में देखना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या एगमार्क तरीके जो हमारे प्रावधान हैं उनको भी इसके साथ देखना होगा। एनपीओपी और एनओपी के जो हमारे एग्रीकल्चर के जैविक कृषि के और पीजीएस के जो हमारे प्रावधान हैं उनको भी इसके साथ में जोड़कर देखना होगा। कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि के अनुसंधान केंद्रों को अब फिर से अपने रिसर्च के एजेंडा तैयार करने होंगे, और इस बार के रिसर्च के एजेंडा 5 साल 10 25 साल के लिए नहीं होने वाले हैं। कुछ रिसर्च एजेंडा ऐसे हो सकते हैं कि जिनको मात्र 1 महीने से 3 महीने की समय काल में पूरा किया जा सकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं FAQs की ओर, फेयर एवरेज क्वालिटी। दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर आज भी हमारे पास फेयर एवरेज क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बने हुए नहीं हैं। यदि कोई किसान चाहे कि उसको भिंडी, टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्ची, लहसुन, अन्य उत्पाद, रेशे, फल, मसाले, एनिमल से आने वाले प्रोडक्ट्स, उनका यदि उनका श्रेणीकरण, उनका क्लासिफिकेशन, उनका कैटेगराइजेशन करना है तो फेयर एवरेज क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स वेल डिफाइंड नहीं हैं, उनको एडॉप्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं हुआ। लोगों को मालूम नहीं है कि हरे कलर के कितने शेड्स हो सकते हैं और भिंडी कितने संभावित हरे कलर की हो सकती है, भिंडी का आकार कितना हो सकता है, भिंडी के अंदर टेंडरनेस किस तरीके से आ सकती है, उसके ऊपर अगर वो सफेद सफेद रोए दिखते हैं उनका क्या महत्व होता है, उसके अंदर बीज की मात्रा, उसके फ्लेश की मात्रा के साथ में उसके टेस्ट, उसके ऑर्गेनोलिप्टिक क्वालिटी के साथ में उसका क्या संबंध हो सकता है। और इन सबको देखिए, एग्रीकल्चर की रिसर्च जब वेराइटी में रिसर्च करती है तो एक प्रोजेक्ट 10 साल का होता है। एक नई वेराइटी को तैयार करके किसानों के बीच में लाने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है, जबकि फेयर एवरेज क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरीज, हमारे बायोकेमिकल लेबोरेटरीज, हमारे फूड साइंटिस्ट, हमारे फूड फिजियोलॉजिस्ट, हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट सिर्फ 1 से 3 महीने के प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम फेयर एवरेज क्वालिटी के बेहतर स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को बनाने से कृषि व्यवसाय सुव्यवस्थित हो जाएगा। जो अभी बोला जाता है ना कि व्यवसायी अपनी मनमानी करके उनका लाभ उठा लेते हैं। मैंने एक अध्ययन किया था जब मैं राज्य शासन के लिए मध्य प्रदेश के लिए RKVY के प्लान्स बना रहा था। आप सभी जानते हैं CDEP प्लान्स, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लानिंग की एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने करीब करीब 12 जिलों के प्लान स्वयं से लिखे थे। एक एक प्लान 400-500 करोड़ रुपए का था, और फिर पूरे राज्य का 50 जिलों का प्लान भी मेरे द्वारा लिखा गया था, और उसके अंदर भी मैंने ये वाली चीज को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि बगैर फेयर एवरेज क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होने से जो फार्म गेट के ऊपर किसान रियलाइज करता है प्राइस और जो कंज्यूमर पे करता है उसके बीच में 300 से 380% का अंतर होता है। एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई किसान अरहर की खेती करता है, तुअर की खेती करता है, तो उसको 40-45 रुपए का दाम मिलता है, और जब कोई उपभोक्ता 1 किलो अरहर की दाल किसी ब्रांड के नाम से खरीद के लाता है तो वो 130, 140, 150 रुपया पे करके आता है। आप 40 रुपया और 140 रुपए के बीच में आप अंतर लगा दीजिए, कितने गुने का अंतर है, यानी कि उतने 100% का अंतर है। और ये सारा का सारा पैसा बीज की अनुत्पादक कड़ियों के हाथ में चला जाता है। तो ये रोकने के लिए ये अनिवार्य होगा कि प्रोसेसर्स के और प्रोड्यूसर्स के बीच में सीधा तालमेल स्थापित कर दिया जाए। अभी मैं 2 दिन पहले शाहजी मुझसे किसी विषय पे बात कर रहे थे और तब भी मैंने उनके सामने यही मुद्दा रखा था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अनिवार्य है, और इससे जुड़ के चला आता है हमारा तीसरा मुद्दा, और वो तीसरा मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। दुर्भाग्य से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया था, किंतु उसको कभी भी पास नहीं कर पाए।
वो मसौदा बन के रह गया, संसद के सामने आया, संसद ने उसके ऊपर काफी हंगामा किया, कुछ लोगों को उसको प्रयोग करने के लिए दिया, जैसे मैं आपको कहूँ फ्रीटोज, उसके अलावा आपको कहूँ पेप्सी। इन लोगों ने पंजाब में टमाटर को लेके, आलू को लेके, चिप्स के, पोटैटो चिप्स के लिए, वेफर्स के लिए तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी, 3 साल 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, किसानों का लैंड एलिलिएशन हुआ, वो खेती से दूर चले गए, उनके जमीनों को बंजर कर दिया गया, और जब उनको लौटाया गया तो ना तो वो खेती करने के काबिल बचे थे, न उनके खेतों में उत्पादन के काबिल बचे थे। इसका मतलब है कि हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरी की अवधारणा स्वीकार नहीं की जा सकती, ये किसान और देश के हित में नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? मैंने हमेशा से इसका अल्टरनेटिव रखा है, और मुझे याद है कि जब मैं 2004-5 में काम करता था तो मेरे द्वारा जितने अनुबंध लिखे गए थे उन सब अनुबंधों में मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बजाय कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग के एक्ट लाया जाना चाहिए, उसका एक रेगुलेटर, नेशनल रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ट्राई है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक है। तो इसी तरीके से हमको कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग का भी एक नेशनल रेगुलेटर खड़ा, और इसका मसौदा तैयार है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार की पास में इसका भी मसौदा तैयार है। तो यदि सरकार इस बार वाकई में संजीदा है तो ये हम सभी के सभी जागरूक लोगों का ये कर्तव्य होता है कि हम ऐसे नीति नियंताओं के, पॉलिसी प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आम जनता है, किसान नेता है, और जो सो कॉल्ड एनजीओ, जिनको कि नॉर्मली मुझे उनका शत्रु के रूप में देखा जाता है, मेरी छवि एनजीओ के बीच में एक शत्रु के रूप में देखी जाती है। मैं उनका कभी भी हितैषी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके विरुद्ध बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉवर्टी ऑफ रोमांसिंग विद पॉवर्टी किया है, उन्होंने सिर्फ लोगों का शोषण किया है, लाभ नहीं पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि उसको हमको जरूर से इस तरीके के एक्ट को, मार्केटिंग एग्रीमेंट क्या होता है उसको जरूर से सामने रखना होगा। मेरी 2 साथी यहाँ पर बैठी हुए हैं, स्वाति जी और कविता जी, अभी 3 दिन पहले ये भी एक मार्केटिंग एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। 3 चीजें महत्वपूर्ण है, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम ऑफ सप्लाई। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मार्केटिंग एग्रीमेंट के अंदर ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि किसी भी प्रकार का अनुबंधन एक किसान से दूसरे किसान के बीच में हो सकता है, एक किसान समूह से दूसरे किसान समूह के बीच में हो सकता है, एक किसानों के संगठन से दूसरे संगठन के बीच में हो सकता है, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच हो सकता है, या अनेक लोगों का इसके अंदर हो सकता है। ये मार्केट एग्रीमेंट 3 चीजों के ऊपर, इसके बेसिक प्रीमाइसेस 3 होंगे। क्वालिटी किस तरीके की होगी? क्वालिटी अश्योर करने के लिए आपको FAQ चाहिए, अदरवाइज आप क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए मैंने कहा FAQ की जरूरत है, अगर FAQ नहीं होंगे तो क्वालिटी अश्योरेंस नहीं होने वाला है। दूसरा आता है क्वांटिटी का अश्योरेंस। आप जानते हैं कि NCDEX और MCX ने एक व्यवस्था चालू की थी, फॉरवर्ड ट्रेडिंग की व्यवस्था चालू की थी, फॉरवर्ड मार्केट को उन्होंने सामने रखा था, और उन्होंने ऐसे कियोस्क तैयार किए थे, और नेशनल उसके लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया था, जहां पर उन्होंने एक्सचेंजेस बनाए हैं, और उन एक्सचेंजेस के आधार पर इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था। उस व्यवस्था को भी इसके साथ में जोड़ के देखा जाना चाहिए, तब हम क्वांटिटी का अश्योरेंस कर सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले अभी एक और टॉक के अंदर कहीं कहा था कि इस तरीके के हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क हो सकते हैं, और ई-मंडी का जो टूल है हमारे को उसके साथ में काम आ जाएगा। हमारी डिजिटल इंडिया की तैयारी, हमारे डिजिटल पेमेंट्स, हमारे गूगल पे या इस तरीके के भीमा या ऐसे पेमेंट गेटवेज अब हमारे लिए हैंडी हो जाएंगे, हमारे लिए उपयोगी हो जाएंगे, हमारे लिए काम के हो जाएंगे। और तीसरा अश्योरेंस आता है कि टाइम ऑफ सप्लाईज का अश्योरेंस आता है, और टाइम ऑफ सप्लाई का अश्योरेंस लाने के लिए हमको ERP की जरूरत लगेगी, जो तेलंगाना ने अभी हमारे सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा है। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेंगे, किंतु ये निश्चित है
कि आज के तारीख में शायद ये कोविड जहां हमारे लिए एक और भयानक संकट लेके आया है, वहीं इस देश के लिए उसने स्वर्णिम अवसर खड़ा कर दिया है, जहां एक और हमारे लिए स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, हमारे पूरा मेडिकल सर्विसेज, हमारी पुलिस सर्विसेज, ये आज एक भयानक संकट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक रूप से हमने अपनी गतिविधियों को बंद करना पड़ा है, तो ये हमारा उसका फ्लॉप साइड है कि हमारे लिए कोविड की ये विभीषिका है। पर हर विभीषिका अपने साथ में एक नया रास्ता भी लेके आती है। हर विनाश में एक नए सृजन का रास्ता खुलता है। यदि फूल अपनी सुंदरता को बरकरार रखने का प्रयास करे तो फल कभी नहीं बनेगा। फूल को अपनी सुंदरता खोना पड़ती है, उसको अपने वो सुंदर पंखुड़ियों को झड़ाना पड़ता है और उसको एक फल का आकार लेना ही होता है, और उस फल के अंदर ही भविष्य के बीज, और उन बीजों के अंदर ही भविष्य का अंकुर और नई शुरुआत होने की संभावनाएं होती है। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जहां हमारे लिए ये आसन्न संकट, कोविड का एक विश्वव्यापी संकट हमारे लिए एक समस्या लेके आया है, वहीं पर शायद 70 साल के आजाद भारत में पहला अवसर है कि खेती को अब विकास की धुरी माना जाएगा। यदि इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे आना है, यदि इस देश के लाखों लाख मजदूरों को फिर से काम पे लौटाना है, यदि इस देश के अंदर हमको आजीविका सुरक्षा के ऊपर बात करना है, यदि इस देश को अब नया आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर हम अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पैदा कर ले, चाहे वो बहुत बड़े बड़े संयंत्र हो, बहुत बड़े कल कारखाने हो, बहुत सारे आयुध हो, बहुत सारे वीपन्स हो, या हमारा खाना हो, हम सबको हमारे लिए वो आत्मनिर्भरता लाने की अनिवार्यता होगी। और नए संपत्ति का निर्माण, मैंने हमेशा से कहा है, वेल्थ क्रिएशन, नई संपत्ति का निर्माण सिर्फ 2 क्षेत्रों में होता है, खेती और खनन। आपने देखा होगा हमारी वित्त मंत्री महोदया ने कल ये भी कहा है कि खनन क्षेत्र के अंदर भी नए रिफॉर्म्स लाने होंगे, क्योंकि वो स्वयं एक अर्थशास्त्र की ज्ञाता है, उस क्षेत्र को पढ़ी हुई है, एमफिल किया है उन्होंने उसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। शायद उनकी वो जो उनकी थियोरिटिकल बेस था वो इतना मजबूत था कि अपने इरादों को वो मजबूती से रख सकी हैं। और प्रधानमंत्री जो स्वयं एक बहुत ही व्यवहारिक नेतृत्व हमारे को दे सकते हैं, अब तक उन्होंने शायद खेती पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उनके प्रति मेरा भी मोह भंग इसी बात से था कि वो सब तरीके के अच्छे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अच्छी नीतियां लाते हैं, मगर कृषि का क्षेत्र जब भी आता है तो शायद वो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे रह जाते हैं। उनको भी ये बात समझ में आ गई अब कि उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इस देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी के ऊपर काम करते हैं, वो बने हुए पैसे को और बढ़ाने की बात करते हैं। नए पैसे का निर्माण, फिर से याद रखिए, नए पैसे का निर्माण सिर्फ और सिर्फ खेत से, सिर्फ और सिर्फ खदान से हो सकता है। तो मैं खदान का विशेषज्ञ नहीं हूं, हालांकि मैंने एक परियोजना बनाई थी मध्य प्रदेश के खदान के लिए भी, वो बात और है, किंतु खेत जो है मेरे हमेशा से मेरी रुचि का विषय है, मैं उसी का विद्यार्थी हूं। आज भी खेत के संबंध में सीखना और समझना चाहता हूं। मेरी यही राय है कि ये तीनों मुद्दे आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, इन तीनों मुद्दों पर हमारी अच्छी समझ है, अच्छी तैयारी है। दुर्भाग्य यही है कि आज भी हमारे कुछ लोग सिर्फ ये कहेंगे कि अरे किसानों को मुफ्त बीज बांट दो, यहाँ सब्सिडी दे दो, वहाँ सब्सिडी दे दो, और शायद वो फिर से शायद सिर्फ हम उसके सतह को छू के और वापस जाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, आज मेरी चर्चा, मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर ये 3 मुद्दे आपस में चूंकि जुड़े हुए हैं, इस सब के ऊपर हमको और बहुत सारा मंथन, बार बार मंथन करने की जरूरत होगी। बार बार मंथन करने से, बार बार उसी एक ही बात को कहने से हमको हमारी बातों के ऊपर स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जिस बात को हम बार बार कहते हैं अपने मुंह से, बार बार जिस चीज का मनन करते हैं, उसके ऊपर हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। क्यों हम बार बार जाप करते हैं और राम 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 कहते हैं? राम के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए तो हम बार बार राम का नाम लेते हैं।
इसीलिए तो पुराने जमाने में माता पिता अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे कि बच्चे को बुलाएंगे तो भगवान का नाम लेना हो जाएगा, और 10 बार बुलाएंगे तो 10 बार लेना हो जाएगा, तो भगवान के प्रति उनकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस विषय को ऐसा नहीं कि बोर हो गए, इस बात को बार बार क्या करना है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन 3 विषयों को बार बार करना होगा, अपने सर्कल्स के अंदर इन बातों को गहराई से बताना होगा, इन विषयों के अंदर और गहन अध्ययन करने की जरूरत होगी। आपने मेरे इस लंबे उवाच को सुना, मोनोलॉग को सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तय करता हूँ। और यदि इस संबंध में अभी कोई तात्कालिक प्रश्न हो, हालांकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ किसी भी इस तरीके के विषय का, किंतु जो मेरी मौलिक सोच है, जो पिछले 35 सालों से मैं सोचता रहा हूँ, और मेरे दोनों पुराने साथी, तीनों पुराने साथी इस बात को जानते हैं कि जो बात आज निकल के आई है, इसी भाषा में, इसी शैली में, इसी आक्रोश के साथ मोहन भाई और योगेश जी याद कीजिए, क्या मैं पिछले इतने सारे वर्षों से नहीं चिल्लाता रहा हूँ। जब मैं इस बात को करता हूँ तो मेरे खून की चाल बढ़ जाती है, मेरा पल्पिटेशन रेट बढ़ जाता है, मेरे अंदर का वो जो आक्रोश है, मेरे अंदर का वो गुस्सा है, वो जाहिर हो जाता है। मतलब एक तरीके से मैं ना मुंह से आग निकलने वाला वो ड्रैगन जो होता है ना, उस तरीके का हो जाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर थैंक यू। आपका जोश देख के मेरे ख्याल से क्या है कि सभी स्पेल बाउंड है। तो आपने काफी मुद्दे तो छुए हैं इसमें, और जैसा आपने बताया कि ये तो क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी तो गाइडलाइंस आना बाकी है, और इसके अंदर क्या है और द डिटेल्स आर द डेविल इज इन द डिटेल्स वाली बात भी आपने कही। तो अभी तो डिटेल्स आया ही नहीं है, तो डेविल कहाँ पे है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि आपने जो एटलीस्ट जो ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है, इसका आउटलाइन क्या है, उसको समझने के लिए क्या है कि आपने जो इतनी देर बताया है उसके लिए थैंक यू। तो मैं इसके संबंध में यदि किसी को कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, और सवाल पूछने के बाद सर आप कुछ कहना चाहते? हाँ, सवाल भी हो सकते हैं या उनकी अपनी ओपिनियन राय भी हो सकती है, ओपिनियंस, कमेंट्स कुछ। और मुझे लगता है अगर एक एक मिनट के लिए सभी लोग बोल लेंगे तो सबको आनंद प्राप्त होगा। हाँ, सभी का जो एक्सपीरियंस रहा है इस संबंध में, क्या फिर उनके विचार में क्या जो डेविल इन द डिटेल्स की बात है, तो उनके विचार से डेविल क्या आने वाला है, यदि वो शेयर कर सकते हैं उनका कोई एक्सपीरियंस तो भी अच्छा रहेगा। तो जिसको जो कहना है वो अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, और जैसे क्या है कि वन एट ए टाइम वाली बात रहेगी कि हम कोशिश करेंगे कि हम सब एक साथ नहीं बात करें, और अपना को सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करके वो अपने आप को म्यूट कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्लीज वन बाय वन जिसको जो कहना है कहना। मोहन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, योगेश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, बाकी लोगों को शायद मौका मिले आपके विचार सुन के। Thank you very much. It's very thought provoking address by you, और काफी जैसा हमेशा होता है आपके साथ में 5 मिनट भी मिले तो उसमें 5 नई बात सीख लेते हैं हम। Thank you very much. It's a treat to listen you anywhere. तो आज भी वही रहा। मेरे साथी हैं यहाँ पर एक जसवंत भाई, मैं चाहता था वो थोड़ी सी बात करें, खास करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। आपने कहा कि हमारी पार्लियामेंट ने डिस्कशन किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो मेरे मन में एक नया सवाल आया है सर कि जैसे इसी साल में ये कृषिधन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो गुजरात की है, तो हमने काफी सालों से कोशिश किया कि सरकार का जो एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है उसमें जुड़ के और थोड़ा सा काम किया जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन 2-3 साल के अनुभव में ही पता चल गया कि जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के अपने सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ में है। मतलब आप वो है ना कि आप जिसके साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की व्यवस्थाओं का जो है वो संक्रमण आपको आ जाता है। तो हमें लगा कि नहीं इसमें ज्यादा काम करना हमारे लिए खतरा है। तो हमने फिर ये नए एवेन्यूज सोचे कि क्या किया जाए। तो बालाजी वेफर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया इस साल कृषिधन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने। काफी बड़ा काम किया है और काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे इस साल, क्योंकि इस साल उन्होंने प्राइस अच्छा दिया। लेकिन पूर्व में ऐसा भी हुआ है कि प्राइस अच्छे नहीं मिले, मार्केट के प्राइस ज्यादा बेटर थे, क्योंकि किसान एक बार फंस गए तो फिर उनको ये बेचना पड़ा। तो फिर सर अगर पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास नहीं किया था तो अभी के जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे पेप्सिको है या मैकेन है या बालाजी है, तो इनके जो एग्रीमेंट है
ये लीगली कहाँ ठहरते हैं ये थोड़ा सा Okay. अगर आप हाँ, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट नहीं है, मगर हमारे पास में बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप जानते हैं ना, जितने भी किस्म के हम तो इसलिए तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे। वो मॉडल एक्ट फिर से आने वाला है, अब की बार शायद वो चेंज होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि जो इसका रेगुलेटर है, नेशनल रेगुलेटर है, उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा था। तो वो अब तक के जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होते थे, जो पेप्सिको और फ्रेटोज, लेज और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती रही हैं, या कारगिल या ड्यूपॉन्ट या मोनसांटो या इस तरीके के जो क्रॉस नेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मेगा कॉर्पोरेशंस जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते रहे हैं, वो सब वो उस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कवर हुआ करते थे। और इसीलिए कृषि मेरे नजर में तकनीक का मुद्दा रहा ही नहीं है। कृषि अब मात्र वैधानिक, लीगल, स्टैट्यूटरी और इकोनॉमिक उसका मुद्दा हो गया है। यदि इस देश की कृषि को, इस देश के किसानों को फायदा हो, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने एक लिस्ट तैयार किया था, इस देश की कृषि के ऊपर कम से कम 95 एक्ट्स, उतने ही संख्या में ऑर्डिनेंस और रूल्स उसके ऊपर लागू, ऑर्डर्स उसके ऊपर लागू होते हैं। यानी कि 3 साल का LLB का ग्रेजुएशन सिर्फ कृषि के ऊपर लागू होने वाले नियम अधिनियमों पे किया जा सकता है। पर दुर्भाग्य से इस देश के अंदर आज भी कोई कृषि विधि की, यानी कि एग्रीकल्चर लॉ का एक्सपर्ट इस देश में नहीं है, और हमारे देश के अंदर हम विशेषज्ञ तैयार करते भी नहीं है कृषि के लॉ के लोगों को। तो ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। एनीवे, तो मोहन जी ने जो बात थैंक्स। और किसी का कोई मुद्दा हो तो रख सकते हैं यार। सर, मैं ये जो मोहन भाई ने अभी जो सवाल किया था कि वो जो आलू के फार्मिंग की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपने जो जैसे बताया कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग है, क्योंकि आप किसानों के साथ जुड़ के उनसे एक पर्टिकुलर वैरायटी, पर्टिकुलर क्वालिटी का आप आलू पैदा करके फिर उसका आप क्या है कि मार्केटिंग करने का एश्योरेंस दे रहे हो। क्या मेरा सोचना सही है कि ये जो मोहन भाई जो बता रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? एग्जैक्टली, मुझे लगता है। आप एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके अंदर योगेश जी ने बहुत काम किया है और मोहन भाई ने भी बहुत काम किया है, दोनों का अच्छा अनुभव है। और वो आया था हमारे देश में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम पर, जो हमने राउंड टेबल सोयाबीन का लाए, राउंड टेबल गन्ने का लाए, राउंड टेबल पाम ऑयल का लाए, राउंड टेबल शुगर केन का लाए, बोन सुग्रो के नाम से, या सोयाबीन का हमने जो राउंड टेबल लेके आए थे, वो सारे के सारे राउंड टेबल्स, या BCI बाद में आया, बेटर कॉटन इनिशिएटिव, ये सब जो थे, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग के वेरिएंट्स रहे थे। इनके उद्देश्य अलग अलग थे, मगर ये वेरिएंट वही थे। अब इन सबको हमको कंसोलिडेट करके एक नए सिरे से, अभी मेरी जो 2 साथी यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने एक बड़ा एलोबरेट अरेंजमेंट किया है। ये आने वाले समय में कम से कम 40 प्रकार के उत्पादों का प्रक्रिया करके, और यहाँ एक मार्केट लिंक इनको मिला हुआ है, बड़ा मार्केट लिंक इनको मिला हुआ है, करीब 3-4 करोड़ रुपए का व्यवसाय इन्होंने प्लान किया है। और उसके लिए अब ये उस तरीके के उत्पादों को, एक और हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि पूना जिले के खेड़ इलाके में है, उनसे उत्पादन कराना चाहती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद कविता जी और स्वाति जी उस बारे में बता भी सकती हैं, कि इन्होंने प्रयोग किया, एक होती है रागी, जिसमें हम लोकल भाषा में नाचनी बोलते हैं, उससे इन्होंने एक न्यूट्री बार बनाया। उसको बनाने के लिए अब इनको अच्छी मात्रा में रागी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रागी चाहिए, इनको अच्छी किस्म का गुड़ चाहिए, और कुछ और थोड़े से अवयव चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम रागी अब किसी और से नहीं खरीदेंगे। इनको करीब करीब साल भर में 3000 टन रागी चाहिए। अब 3000 टन रागी, यानी कि 1 हेक्टेयर में 1 टन रागी उत्पादन हो सकती है। यानी कि मैं 3000 टन रागी के लिए 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रागी की उत्पादन कर सकता हूँ। और रागी के उत्पादन को मैं
करीब करीब 140-150 दिन के समय काल में 2 फसलों के रूप में देख सकता हूं मैं, एक ही सीजन में 2 फसलों के रूप में, यानी कि एक अर्ली क्रॉप के रूप में और एक लेट क्रॉप के रूप में। तो मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी का लंबा समय उपलब्ध हो सकता है। या इनको आलू की जरूरत है क्योंकि वहां से हम 40,000 बच्चों को हर दिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो उनको चावल चाहिए, तो उनको आलू चाहिए, तो उनको दाल चाहिए, तो उनको मसाले चाहिए, तो इनको कई किस्म की हरी तरकारियां सब्जियां चाहिए। तो इन्होंने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया, एक्चुअल बैठ के समझ लिया, उनकी आवश्यकताओं को समझ लिया। और अब ये दोनों बहनें क्या कर रही हैं, ये जा रही हैं अब उन हजारों महिलाओं के पास में गांव में जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, और अब उनको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होता क्या है। हमारी क्वालिटी सुनिश्चित हो गई, हमारी क्वांटिटी सुनिश्चित हो गई, हमको मालूम है कि हमको रोज दिन कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निश्चित हो गया। अब हम हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन साइकिल को, उत्पादन प्रक्रिया को उसके साथ में डोटेल कर देंगे, तो एक ERP के अंतर्गत वो डिजाइन हो जाएगा। और जिस तरीके से किसी फैक्ट्री के अंदर उत्पादन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक उसी तरीके से ये 2 उत्पादक कंपनियां, दोनों महिला प्रधान उत्पादक कंपनियां मिलके एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि ये एक एग्जाम्पल होगा कि फार्म टू फोर्क, ये इस देश में ये वाला नारा बहुत सालों से चल रहा है, फार्म टू फोर्क। फार्म यानी खेत और फोर्क यानी वो जो खाने का कांटा होता है खाने की टेबल पे आने तक। तो फार्म टू फोर्क की अप्रोच क्या होती है, उसका लाइव एग्जांपल ये दोनों मेरी साथी आपके सामने रख सकती है। थैंक यू। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।